गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है जेडी और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनटच वर्ल्ड। और आज हम जो बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स के अंदर हमारे पास मैकेनिक्स और ऑक्सीलेटर फिजिक्स के अंदर जो एमसीक्यू पढ़ रहे थे उसकी अगली सीरीज यानी कि चैप्टर नंबर 4 हम लेके आए हैं। और चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू और कुछ न्यूमेरिकल और उनकी कुछ समरी। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को बिना देरी के। तो चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ फोर्स एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पहला क्वेश्चन है संरक्षी बलों के लिए फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। तो पूर्ण पथ पर किया गया कार्य शून्य होता है। द वर्क डन फॉर कंप्लीट पाथ इज 0। तो संरक्षी अब देखो इसके अंदर आप ये मत सोचो क्वेश्चन एक है, इस क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन शामिल किए गए हमने। पहला क्वेश्चन यह है कि संरक्षी बल के अंदर किया गया कार्य कितना होगा। तो संरक्षी बल के अंदर पूर्ण पथ में किया गया कार्य हमेशा शून्य होगा, ये कथन सत्य है। कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तो दूसरा जो इसका टॉप पॉइंट है वो है कि क्या संरक्षी बलों का जो कार्य है पथ पर निर्भर करता है नहीं करता। तो वो पथ पर निर्भर नहीं करता। दूसरा इसका मतलब ये भी सत्य है। तीसरा ये डेल क्रॉस है ना, जैसे करल बोलते हैं ना, ऐसे कि डेल क्रॉस जो एफ है उसकी वैल्यू आपको 0 दे रखी है। यदि आपके पास बल एफ एक संरक्षी बल है तो उसका कर्ल हमेशा 0 होगा। ये भी कथन सत्य है। तो इसका जो आंसर है वो हमेशा क्या रहेगा, डी रहेगा। और एक बात ध्यान रखेंगे आप कि संरक्षी बल के अंदर हमने इस क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। संरक्षी बल के अंदर पथ में किया गया कार्य शून्य होता है, कार्य जो है पथ पर निर्भर नहीं करता और उसका जो कर्ल है वो हमेशा 0 होता है। अगला है नियत संरक्षी बल क्षेत्र में कण का पथ होता है। पाथ ऑफ पार्टिकल अंडर कांस्टेंट कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज। यदि आपके पास संरक्षी बल का जो बल क्षेत्र है या नियत संरक्षी बल की बात करें, नियत संरक्षी बल के अंदर जो कण का पथ होगा वो हमेशा एक सरल रेखीय रहेगा। हमेशा क्या रहेगा, सरल रेखीय पथ रहेगा। अगला है गुरुत्वीय क्षेत्र में एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य कहलाता है। देखो जब भी हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करते हैं तो उसको हम गुरुत्वीय बल बोल सकते हैं। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, गुरुत्वीय विभव बोलते, सॉरी गुरुत्वीय विभव, बल नहीं बोलेंगे क्योंकि पोटेंशियल जो होता है हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य। अब देखो उसमें भी क्या रहता है, इसने बोला कि एकांक द्रव्यमान को, एकांक द्रव्यमान की बात आएगी तो हम हमेशा क्या बोलेंगे, विभव। ये विभव है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। और केवल द्रव्यमान की बात आएगी तो उसको बोलेंगे गुरुत्वीय तीव्रता। ठीक है ना, ये क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय तीव्रता, ऐसा रहेगा। तो अभी फिलहाल एकांक द्रव्यमान की बात करिए तो एकांक द्रव्यमान का मतलब है कि जो किया गया कार्य होगा वो हमारे पास गुरुत्वीय विभव के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विपरीत किसी बिंदु तक लाने में। अब देखो इसमें एकांक धन आवेश की बात कर रहा है। यदि एकांक धन आवेश होगा तो विद्युत विभव ही होगा, विद्युत विभव होगा, सेम है। ये हमारे पास गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के लिए है, ये गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के लिए है और ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र के लिए, विद्युत क्षेत्र की बात की है। अगला क्वेश्चन है किसी कण का पलायन वेग उसके द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करता है। हाउ द escape velocity depend upon its mass m is। तो देखो जो अपने पास पलायन वेग है वो उसका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में ये बताना है कि वो मास पर डिपेंड करता है या नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर करता है या नहीं करता। तो यहाँ पर जो पलायन वेग है कभी भी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अलग अलग वस्तुओं को पृथ्वी से बाहर भेजने के लिए जो दिया गया पलायन वेग है वो हमेशा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है और वो सभी वस्तुओं के लिए क्या रहता है, सेम है और वो द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता। नॉट डिपेंडेंट ऑन मास, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, और इसमें देखो गड़बड़ क्या करते हैं बच्चे, इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2g और कैपिटल R होता है और g जब ओपन करते हैं तो g का वैल्यू होता है कैपिटल G m/r²। तो ये द्रव्यमान समझ लेते हैं, यहाँ पर g की वैल्यू रखते हैं। लेकिन ये जो द्रव्यमान है ये पृथ्वी का द्रव्यमान है और हम बोल रहे हैं किसी कण का द्रव्यमान। तो कण का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है।
ठीक है, जिस ग्रह से वो उसको छोड़ते हैं उस ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला है पृथ्वी पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, इसका उस ग्रह पर मान याद करो जहां इसका उस ग्रह पर मान याद करो जहां गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का दुगना, जहां ये आर नहीं है, गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का दुगना व ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से दुगना और गुरुत्वीय त्वरण ये ऐसे हैं। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, इसका मान उस ग्रह पर याद करो जहां गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का दुगना व ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से दुगना हो। यह इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर। फाइंड इट्स वैल्यू ऑन प्लैनेट वेयर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज डबल ऑफ द अर्थ एंड अबोव डायमीटर इज ट्विस ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो इसका जो आंसर है, आप ये फॉर्मूला जो होता है ना इसके वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू √2g और r होता है। तो इसमें देखो आपको g का मान दे रखा है और r का मान दे रखा है। r बोल रखा है कि ये दुगना है और जो अपने पास त्रिज्या है पृथ्वी का दुगना व ग्रह का व्यास पृथ्वी व्यास, तो आपको रेडियस जो है वो डबल दे रखी है। तो डबल दे रखी है तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि, तो चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण क्या है कि वहाँ पर जो अणु और जो गैस है उसका जो प्लाइन वेग है, यानी कि अणु का प्लाइन वेग उसके वर्ग माध्यमूल वेग से कम है, इसलिए वहाँ पर जो वायुमंडल के अंदर अणु है वो चंद्रमा से क्या कर जाते हैं, प्लाइन कर जाते हैं और वहाँ पर वो नहीं मिलते। अगला है एक पिंड पर बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करता है। एक पिंड बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र में प्रवेश करता है, पृथ्वी पिंड निकाय की स्थिति ऊर्जा जो है वो क्या होगी, यानी कि कोई कण है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा है तो उसकी स्थिति ऊर्जा है वो क्या होगी, वह बढ़ेगी या घटेगी या पृथ्वी की बढ़ेगी और पिंड की घटेगी। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास है कि उसकी जो स्थिर ऊर्जा है हमेशा घटेगी, क्योंकि हम ये इस तरह से कोई पिंड है और ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र की तरफ आता है तो इसमें दूरी का मान जो हो जाए कम होता जाएगा। जैसे जैसे दूरी कम होगी तो हमारे पास जो लगने वाला बल है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और ज़्यादा बढ़ेगा तो उसकी स्थिर ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगला है पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी है, एम द्रव्यमान की पिंड को पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर ऊंचाई तक उठाने में स्थिर ऊर्जा की वृद्धि कितनी होगी, यानी कि हमारे पास पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है जी दे रखा है, एम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या जितना ऊंचा उठाने के लिए r यहाँ पर इतना ऊंचा उठाने के लिए जो कार्य है वो कितना होगा। तो आपके पास जो कार्य की वैल्यू है वो आपके पास आएगी W बराबर 1/2 mgr। तो यहाँ पर आप सिंपल जो W है उसको अपन कितना ले सकते हैं, m c और r लेते हैं। अब इसमें आपको जो रेडियस दे रखी है वो ये जो g का वैल्यू है ना, g का वैल्यू आपको चेंज करना है, g इक्वल टू जी डैश और 1 प्लस वन अपॉन 2r ऐसे आएगा। ये इस फॉर्मूला करके इस g की वैल्यू यहाँ रखेंगे, इस g की वैल्यू को सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 1/2cr। अगला है यदि किसी बल का गुण यानी कि F इक्वल टू ग्रेडियंट U है जहाँ U स्थिर ऊर्जा है तो करल का मान कितना होगा। तो करल का जो मान है देखो आपको बता रहा कि F जो है उसको हमने माइनस ग्रेडियंट U की फॉर्म में लिखा है। इसका मतलब ये जो बल है वो एक संरक्षी बल है और संरक्षी बल का जो करल है वो आपको बताया था वो कितना होता है 0। तो संरक्षी बल का करल कितना रहेगा 0। तो ये आंसर आप पास आ जाएगा। किसी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा जबकि, ये शून्य है, 0 होगा जबकि देखो किया गया जो कार्य है बल के द्वारा यदि वो 0 है तो इसका मतलब जो कण का विस्थापन है शून्य हो, कण का विस्थापन बल के लंब दिशा में हो और कण पर कार्यरत बल शून्य हो। तो तीनों स्थितियों में ही कार्य क्या रहेगा, शून्य रहेगा। देखो विस्थापन है शून्य है, W बराबर क्या होता है अपने पास F डॉट dx होता है,
एफ डॉट डी एक्स। यदि आपका विस्थापन शून्य है, ये विस्थापन शून्य है, तो कार्य कितना रहेगा? शून्य। कण पर विस्थापन बल के लंबवत दिशा में, तो इसमें डॉट प्रोडक्ट लगा है, तो आप डॉट को हटाएंगे, क्या है? कोस थीटा। लंबवत का मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री, 90 रखते ही कितना हो जाएगा? 0। फिर तीसरा है आपके पास कण पर कार्यरत बल शून्य हो, यदि बल का मान भी शून्य है तो भी कार्य कितना रहेगा? शून्य होगा। तो इसमें आंसर आएगा उपयुक्त सभी। अगला है एक पूर्ण चक्कर में बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है तो बल, तो आपको मैंने क्वेश्चन पहले भी कराया, तो बल कैसा रहेगा? संरक्षित बल रहेगा। कार्य ऊर्जा परिमेय में परिणामी बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य पिंड की परिवर्तन के बराबर होता है। किस ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है? यानी कि कार्य ऊर्जा परिमेय के अनुसार जो हमारे पास बल है वो किसी पिंड पर किया गया कार्य किस ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है? तो वो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। अगला है किसी पिंड पर स्थिर ऊर्जा का मान ग्रेडियंट बल के बराबर नहीं है। ये बोला कि F इक्वल टू माइनस का डेल U की फॉर्म में नहीं है, तो बल कौन सा होगा? तो ऑब्वियसली बात है वो बल कैसा रहेगा? असंरक्षी। यदि बराबर है तो कैसा रहेगा? संरक्षी। अगला है नियत संरक्षी बल क्षेत्र में गति करने वाला कण का पथ होगा, यह हमने करवा दिया, वैसे सरल रेखी रहेगा। अगला स्थिर ऊर्जा वक्र में जिन दो बिंदुओं के बीच में ढाल का मान शून्य है तो उन बिंदुओं पर कार्य करने वाला जो बल है वो कैसा रहेगा? शून्य रहेगा। यानी कि ढाल का मान 0 है, ये ढाल को शो करता है, और ढाल का मान 0 है तो हमारे पास बल का मान भी कितना रहेगा? 0 रहेगा। अगला है विभव कूप में उच्चतम और निम्नतम स्थितियों के संगत स्थिति ऊर्जाओं के अंतर को विभव कूप की ऊर्जा कहते हैं। तो आपके पास इस तरह से स्थिति ऊर्जा वक्र है, इस तरह से। इसमें क्या बोल रहे हैं कि उच्चतम और निम्नतम बिंदुओं के बीच की जो ऊर्जा का अंतर है वो हमारे पास बंधन ऊर्जा के क्या रहता है? बराबर रहता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए